हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त बायोपॉलीमर यूनिट चल रही है। बायोपॉलीमर में अपनों ने एक लेक्चर कर लिया है जिसमें मैं आपको बायोपॉलीमर की एप्लीकेशन करवा सकता हूँ, मेडिसिनल उसके कैरेक्टरिस्टिक करवा सकता हूँ स्टूडेंट। और उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, मेथड कर सकते हैं दो। यानी वो उसके क्या करते थे स्टूडेंट, साइज को क्या करते थे, नापते थे। अब उसके बाद में अपन पार्टिकल के साइज के लिए दो मेथड कर चुके हैं। उसमें स्टूडेंट ब्राउन इमोशन आया था, टिंडल इफेक्ट आया था, इस प्रकार से इफेक्ट आए थे। अब उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट बायोपॉलीमर के, जो इसको क्या नापेंगे, शेप नापेंगे। शेप के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, दो प्रकार के मेथड दिए गए वो पढ़ाऊंगा। और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट का अलग है और उसके बाद में आपके सेडिमेंटेशन के अलग हैं। और स्टूडेंट एक लास्ट वाला बचता है वो अलग मेथड है आपके, ठीक है। ये सेडिमेंटेशन मॉलिक्यूलर वेट का बच गया। हाइड्रोजेनिक मेथड आएंगे जिसमें डिफ्यूजन मेथड आएगा। सेडिमेंटेशन में सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी आएगी। फिर इसके बाद में आएगा अपने पास स्टूडेंट डिफ्यूजन वेलोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट आएगा, विस्कोसिटी मेथड, ये सभी आएंगे। उसके बाद ही अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस में चलेंगे। उसके बाद में बायो फिलिग्रेंस मेथड आएगा। फिर ये यूनिट कंप्लीट है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लिखिए बायोपॉलीमर पार्टिकल डिटरमिनिंग द शेप्स। बायोमोलिकुलर दो नंबर है, दो नंबर मेथड है। बायोमोलिक्यूल है, उसके पार्टिकल है, बायोमोलिकुलर पार्टिकल्स है, उसमें डिटरमाइनिंग द शेप, शेप को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। तो बायोपॉलीमर्स पार्टिकल्स लिखिए। बायोपॉलीमर्स पार्टिकल सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एक वैसा, एसिमेट्रिक अलग अलग हो सकते हैं। इसमें लिखिए स्टूडेंट, एक तो पॉलीहेड्रिक यूनिट के रूप में, कॉम्पैक्ट स्फीयर के रूप में। पॉलीहेड्रिक बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई है। कॉम्पैक्ट स्फीयर यानी एक क्या है, गोले के रूप में। यहाँ पर एक है, दूसरा यहाँ पर है। यहाँ पर लूज कोइल्स के रूप में हो सकते हैं। कोइल्स मतलब ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट रोड के रूप में भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। लॉन्ग रोड्स, लंबी रोड्स हो सकती है। लीफलेट्स होते हैं टुकड़े, ऐसे ये टुकड़े हैं, ऐसे पाए जा सकते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल के रूप में भी हो सकते हैं। अब जो लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है स्टूडेंट वो इतने प्रकार का हो सकता है, लूजिज, एनाइसोमेरिक लूप्स और ब्रांचेड थ्रेड्स। ब्रांचेड थ्रेड्स का मतलब है ऐसे धागे के रूप में, ब्रांचेड थ्रेड्स। और यहाँ पर लूजिज, एनाइसोमेरिक लूप्स। एनाइसोमेरिक पता है ना आपको क्या होता है स्टूडेंट, में देखने को मिलता है, एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एक दिशा में, एक विपरीत दिशा में, ये होता है एनाइसोमेरिक प्रवृत्ति। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखिए बायोपॉलीमर्स पार्टिकल डिटरमाइनिंग द शेप। बायोपॉलीमर्स पार्टिकल डिटरमाइनिंग द शेप, यहाँ पर स्टूडेंट ये इसके प्रकार है। अब इसके बाद हम लिखिए बायोपॉलीमर पार्टिकल शेप को डिटरमाइन करने के लिए दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन, कोई पूछ ले आपसे बायोपॉलीमर पार्टिकल है, उसकी शेप है, उसमें कितने प्रोटीन, दो प्रकार के। एक लिखिए स्टूडेंट फिब्रस या फाइबर। फिब्रस आएगा या फाइबर आएगा, ठीक है। फिब्रस ही हो गए, हाँ फिब्रस प्रोटीन। फिब्रिस लिखिए, फर्स्ट लिखिए फिब्रस, दूसरा लिखिए ग्लोब्यूलर और फिब्रस। ये दो प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से, पहला होता है फिब्रस, दूसरा ग्लोब्यूलर। फिब्रस दूसरा ग्लोब्यूलर। यूएस स्टूडेंट ये ग्लोब्यूलर। फिब्रस का नाम पता चल रहा है इसमें, प्रत्यास्थता ये ग्लोब्यूलर, ये स्फीरोइड शेप में होते हैं स्टूडेंट, स्फीरोइड शेप, समझ गए, यानी सेम की फली या किडनी से ऐसे, ठीक है, ये प्रोटीन। दूसरी बात स्टूडेंट, ये पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें, पेप्टाइड NH, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड भी पाया जाता है। तीसरी बात वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल, इसकी मैं प्रवृत्ति दिखा रहा हूं, लिख लीजिए। वाटर सोल्यूबल है, स्फीरोइड शेप है, पेप्टाइड बॉन्ड है। इसके बाद में क्या है, वाटर में भी घुलनशील है, पेप्टाइड बॉन्ड है। इसके बाद में एग्जाम्पल आएगी इंसुलिन, अग्नाशय,
इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन स्रावित करती है ना आपके पेनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी इसी क्षेत्र में या इसी प्रोटीन पाया जाता है ग्लोबुलिन। अब यहाँ पर फिब्रस में लिखिए, यह भी एक प्रकार की ग्लोबुलर प्रोटीन लिख लीजिए इसमें, यह भी एक ऐसी प्रोटीन है या शेप बता रहे हैं प्रोटीन की, किसमें पाया जाता है, फिब्रस है जिसमें हम बायोमोलिकुलर पार्टिकल की शेप का निर्धारण कर सकते हैं, पार्टिकल की शेप का निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट दो मेथड आएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड आएगा, एक आएगा एक्सरे मेथड। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी बताऊंगा और एक्सरे भी बताऊंगा, वो लिखना है स्टूडेंट अपने को। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड और एक्सरे मेथड अपन पढ़ के आए हैं पिछले सेमेस्टर में, जो एमएससी प्री का जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें यूनिट स्टूडेंट 5 में भूले नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिब्रस मेथड, फिब्रस में आएगा स्टूडेंट, ये क्या आएगा फिब्रस मेथड में, कोलोजन स्टूडेंट, ये यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट फिब्रस में वाटर इनसोल्यूबल, वाटर में क्या नहीं है, इनको पानी में घोला नहीं जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, पानी में नहीं घुलते हैं, हर किसी पे ये फिदा नहीं होते हैं, समझ गए। यहाँ पर वाटर इनसोल्यूबल है। दूसरी बात ये कोलेजन, कोलेजन के रूप में पाए जाते हैं, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है स्टूडेंट, ये किसमें पाया जाता है, मसल्स, कोलेजन बोन में पाया जाता है, कोलेजन के रूप में कोलेजन। अब इसके बाद में स्टूडेंट ये बोन्स, इसके बाद में स्टूडेंट ये किसमें हो सकते हैं, वुड में हो सकते हैं, वुड जैसे सिल्क। और यहाँ पर ये दूसरी बात क्रिएटिन, क्रिएटिन किस में पाया जाता है, क्रिएटिन पाया जाता है आपके स्किन में, नेल में, नाखूनों में, हेयर में, ये क्रिएटिन होती है। क्रिएटिन क्या होती है, ये क्रिएटिन प्रोटीन और स्किन में, इस प्रकार ये पाए जा सकते हैं। तो फिब्रस के रूप में और ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में दो प्रकार के प्रोटीन है ये, एक वाटर सोल्यूबल है, एक वाटर इनसोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन, वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है, फिब्रस प्रोटीन। इस प्रकार से स्टूडेंट ये। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट अपन बायोपॉलीमर पार्टिकल की डिटरमाइनिंग शेप्स। अब इसमें लिखिए बायोपॉलीमर क्या, अगर हमें पार्टिकल की शेप डिटरमाइन करनी है, तो इसके लिए दो मेथड दिए गए, मुतालिक जी दो मेथड दिए गए। फर्स्ट लिखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन, दूसरा लिखिए इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, जैसे नाम से इनका पॉसिबल है स्टूडेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है ना, डिफ्रैक्शन वो ज्यादा बेस्ट है एक्सरे से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, आउटर सेल भी होता है और खुद का भी होता है, जबकि एक्सरे डिफ्रैक्शन में सिर्फ एक्सरे से अपन इरिटेट कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है, जबकि एक्सरे डिफ्रैक्शन ये कम होती है, उसमें ज्यादा होती है। ये यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। दो प्रकार के मेथड आते हैं स्टूडेंट इसमें, कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, 2 नंबर 1 नंबर। एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी अपने पास कोई क्रिस्टल है, इसमें सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में, इसमें लिखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में हम सैंपल को क्रिस्टल के रूप में लेते हैं, जब किसी सैंपल पर स्कैटर्ड का मतलब होता है अपने कोई बीम जो जाए नहीं, तो कितने पार्टिकल छोटे छोटे में आ रही है, स्कैटर्ड लाइट गिराई जाती है, स्कैटर्ड एक्सरे लाइट गिराई जाती है, तो उस क्रिस्टल में मौजूद प्रत्येक पार्टिकल एक्सरे स्कैटर्ड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगते हैं, एक्सरे स्कैटर्ड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसके कारण हम पार्टिकल के साइज का पता लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट, पता। इसमें क्या होती है, एक्सरे पार्टिकल के रूप में क्या होती है, पार्टिकल। ये स्टूडेंट स्कैटर्ड मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर लाइन आई, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड मॉलिक्यूल, ये कुछ ना कुछ रेडिएशन देंगे, स्कैटर्ड मॉलिक्यूल, इसे बोलेंगे स्कैटर्ड मॉलिक्यूल।
आया ना समझ में? यहाँ पर गिराया जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना स्केटर्ड मॉलिक्यूल। अरे आई नोट आएगी तो आई टी जाएगी ना, ट्रांसमिटेड होगी ना, प्रत्येक मॉलिक्यूल को लाइट मिली, ये इसके धक्का, ये इसके धक्का, ये इसके धक्का, पार्टिकल का साइज पता चल गया। एक बात और लिखिए, इसमें जब एक्सरे गिराई जाती है पार्टिकल पर तो जो स्कैटर्ड एंगल होता है वो स्मॉल होना चाहिए। स्कैटर्ड एंगल क्या है स्टूडेंट? स्कैटर्ड एंगल है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। समझ में आ गया? स्मॉल ही होना चाहिए। यहाँ से कुछ ना कुछ पार्टिकल आएगी, वो स्मॉल एंगल से गिरेगी, 90 से कम माने स्मॉल ही होता है, ठीक है? स्मॉल होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे? यह मोनोक्रोमेटेड एक्सरे पर प्राप्त होता है। कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे? यह मोनोक्रोमेटेड मतलब होता है स्टूडेंट, अपनों ने कई प्रकार के वेव उसको एक क्रोमेटेड कर दिया, तो उसको बोलते हैं, बहुत सारे वेव को एक रूम में गुजार दिया। मोनोक्रोमेटेड का यही काम होता है। तो कितने पार्टिकल होंगे, जितनी डिस्टेंस और उतनी ज्यादा अच्छे से पता चलेगा अपने को शेप का। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इसमें लिखिए, यह टेक्निक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से ज्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें हम रे के रूम में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते हैं। इसे भी क्रिस्टल पर गुजारने पर, क्रिस्टलाइन सैंपल में गुजारने पर इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में मौजूद क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल के रूम में एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें क्रिस्टल की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। अब इसके बाद में स्टूडेंट एक इक्वेशन है वो लिखनी है और 2-3 बात लिखनी है। देखिए, हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्शन मैंने बताया, क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम गिराई जाएगी। गिराने के लिए इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10 से 100 एंगस्ट्रॉम चाहिए। 100 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम चाहिए। तो स्टूडेंट अगर 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे है तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल का साइज को डिटरमाइन अपन कर सकते हैं। इसके लिए है 10 एंगस्ट्रॉम से क्या हो चाहिए डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी बात लिखिए, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है वह एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये जो पार्टिकल है उसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा शेप बताती है। तीसरी बात लिखिए, डे ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक और उसके पार्टिकल के वॉल्यूम को बताने के लिए एक इक्वेशन दी। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बीम इंक्रीज होगी, उसी प्रकार से जो पार्टिकल की तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ है वह डिक्रीज होती है। क्या होती है स्टूडेंट? डिक्रीज होती है। अरे हाँ या ना बोलिए यार, आया ना समझ में? तो देखिए स्टूडेंट, लैम्डा है वेवलेंथ इक्वल टू डेट्स अपॉन 100, ये इसकी पार्टिकल इसने नेचर दी एक स्टैंडर्ड मान माना 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। लैम्डा इक्वल टू √150 अपॉन v इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये है। इसके बाद में लिखिए, इन्होंने बताया कि जितनी ज्यादा शॉर्ट रेंजिंग वेवलेंथ होती है उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। जितनी ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन बीम होती है उतना ज्यादा अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। रिफ्लेक्शन पैटर्न प्लेन फोटोग्राफिक प्लेट रिकॉर्ड किया जाता है। रिफ्लेक्शन पैटर्न है उसे प्लेन फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या किया जाता है? रिफ्लेक्शन पैटर्न को प्लेन फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये है इसी प्रकार से, ठीक है? आ गया ना समझ में यार? अब इसके बाद में देखिए, अब इसके बाद में ये आने के बाद अपने बाद में लिखिए मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड। 2 आएंगे स्टूडेंट। वैसे तो इसमें 4 होते हैं स्टूडेंट, लेकिन वो हाइड्रोजेनिक मेथड है 2। इसके बाद में लिखिए मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड। ये करवा दूं फिर आपको 2 अगले लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड।
यूनिट को खाना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होगा। मोलिकुलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड, मोलिकुलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड। मजा आने वाला है, क्या आने वाला है? मजा। मोलिकुलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड, 3rd नंबर मेथड है मोलिकुलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड। मोलिकुलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड, डिटरमाइनिंग मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट इस मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड में लिखिए। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड मैक्रोमोलिक्यूल्स को ध्यान में रखकर किया जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स से क्या दिया जाता है, इसमें वेट का निर्धारण किया जाता है। इसमें लिखिए जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है वो स्मॉलर मोलिकुलर वेट, स्मॉलर मोलिकुलर वेट, स्मॉलर मोलिकुलर वेट, इसमें वेट क्या होता है, कम होता है। स्मॉलर मोलिकुलर वेट, मैक्रोमोलिक्यूल है वो किससे बना है, स्मॉलर मोलिकुलर वेट और लो मोलिकुलर वेट और सिंपल यूनिट होती है इसमें जो क्या हो जाती है, सिंपल यूनिट क्या हो जाती है, पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन समझ गए ना, क्या होता है, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ के पॉलीमर का निर्माण करती है और ये प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है यार। अब यहाँ पर स्टूडेंट दो आते हैं अपने, एक और दो। एक और दो सर कौन कौन से है, एक हसीना थी एक दीवाना था, ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे है, एक मैक्रो एक है माइक्रो। तो मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो छोटा, तो यहाँ पर दो है। मॉलिक्यूलर एक बात स्टूडेंट, नंबर ऑफ एवरेज मोलर मास, नंबर ऑफ एवरेज AVARAGE मोलर मास, नंबर ऑफ एवरेज मोलर मास है। दूसरा कौन सा स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ वेट एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास कौन सा है, वेट एवरेज मोलर मास। तो स्टूडेंट देखिए, वेट नंबर ऑफ एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास है, इसे अपन एन से बार से डिनोटेड करेंगे, इसे MW बार से M बार W M बार N से डिनोटेड करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ वेट मोलर मास में क्या होगा स्टूडेंट, मोनोमरिक यूनिट और उनके मोनोमरिक नंबर, मोनोमरिक यूनिट और मोनोमरिक एवरेज नंबर। इसे सरल रूप से अपन सिग्मा NI MI समीशन NI ऐसे डिनोटेड करते हैं। इसको करते हैं स्टूडेंट समीशन NI MI स्क्वायर और समीशन NI। ठीक है, समीशन NI और MI भी लिख सकते हैं, WI लिख सकते हैं या WI ऐसे लिखते हैं। दोनों का मैंने बता दिया, अंतर कुछ नहीं है मेरे भाई, और भी होते हैं लेकिन अपने दो है सिलेबस में। एक में MN एवरेज मोलर मास समीशन NI MI आएगा, स्क्वायर कुछ नहीं आएगा, नीचे भी जोड़ आएंगे और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्त, NI MI स्क्वायर समीशन NI MI WI या MI। तो स्टूडेंट इसको देखिए, स्टूडेंट इसको नंबर ऑफ वेट एवरेज को W यहाँ से डिनोट करते हैं, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है यार, फरवरी तक पेपर आ जाएंगे, इसलिए आपको 3 यूनिट इसकी और 2 तो उसमें करा रखी है, स्पेक्ट्रम में तो यार मैंने 1 ही कराई है, वही बड़ी बात है, स्पेक्ट्रम को भी लेके चलना पड़ेगा यार। तो यहाँ पर देखिए जो 1 यूनिट है वो बहुत बड़ी थी यार, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो यहाँ पर देखिए अब नहीं रुकेंगे, हाथ अपने हाथ नहीं रुकने चाहिए स्टूडेंट, हाथ को बड़ा बेहतर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, N1 स्क्वायर M1 प्लस N2 स्क्वायर M2 प्लस M3 स्क्वायर M3 डॉट 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 NI स्क्वायर M। ऐसे ही होगा स्टूडेंट, ऐसे ही होना चाहिए यार, दिल तो यही कहता है, दिमाग क्या कहता है स्टूडेंट, दिमाग और दिल में कभी कभी इश्यू रहता है, ऐसे होगा स्टूडेंट। और नीचे क्या आ गया MN और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट M1 NN NI MI का स्क्वायर नहीं है, वैसे लगा रहा हूं N1 M2 नीचे आएगा
ठीक है। यूनिट इसमें स्क्वायर नहीं आएगा स्टूडेंट, n1 n2 n3 डॉट 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 n भी लिख सकते। ये है आपके फॉर्मूला। अगर आपको मोनोमेरिक यूनिट दे के पूछ ले, नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट देते इसको जोड़ते जाओ, वेट देते जोड़ते जाओ। तो ये है नंबर ऑफ एवरेज मोलर मास। कौन सा मेथड है ये? फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट, मोलिकुलर वेट डिटरमाइनिंग का। और भी आते हैं मोलिकुलर वेट के, लेकिन उसमें हाइड्रोजनिक मेथड आती है। दूसरा मेथड इसको बता देता हूं मैं, यहाँ पर W या M लिख सकते हैं, या स्मॉल m भी लिख सकता है, जरा अगले की मर्जी है। यहाँ पर n और यहाँ पर M1, मैं MW या M लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट W लिख देते हैं, ये W, W1 N1 W1 N Ni Mi और Wi और N1 W स्क्वायर W स्क्वायर, ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर N1 M2 N1 W1 स्क्वायर W2 स्क्वायर W2 की स्क्वायर W1 की स्क्वायर W3 की स्क्वायर N3 की स्क्वायर बना रहा हूँ मैं भाई। ऐसे क्या होगा भाई? ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट, ये ऐसे होगा। मेरे को थोड़ा क्या देखना पड़ता है इसमें, ठीक है। ऐसे ही होगा स्टूडेंट, W वाला ही होगा, डिफ्यूजन मेथड है ना, W वाला M1 लिखा जा सकता है, या तो W, सही है, एकदम सही है स्टूडेंट। यहाँ पर N1 N3 स्क्वायर N स्क्वायर, यहाँ पर नीचे क्या आएगा? समीशन N1 W1 N2 W2 N3 W3, ऐसे आएगा स्टूडेंट। ये मेथड है आपके कौन सा? नंबर ऑफ वेट एवरेज, नंबर ऑफ वेट एवरेज मोलर मास, मोलर मास। इसके बाद स्टूडेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाइड्रोजेनिक मेथड। उसमें स्टूडेंट अपने 2-3 मेथड आएंगे, डिफ्यूजन मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड और विस्कोसिटी मेथड। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।